नमस्कार। आज सुनते हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक तुम्हारी क्षय का छठा भाग, तुम्हारे जोकों की क्षय। तुम्हारे जोकों की क्षय। जोकें जो अपनी परवरिश के लिए धरती पर मेहनत का सहारा नहीं लेती, वे दूसरों के अर्जित खून पर गुजर करती हैं। मानुषी जोकें पाशविक जोकों से ज़्यादा भयंकर होती हैं। उन्होंने मानव जीवन का कितना हीन और संकटपूर्ण बना दिया, इसका जिक्र कुछ पहले हो चुका है और आगे भी कुछ करेंगे। इन जोकों की उत्पत्ति कैसे हुई? आरंभिक मनुष्य असभ्य था। वह जंगल में रहता था, लेकिन अपनी जीविका वह धरती पर खोजता था। वह शिकार करता था, वह जंगल में फल तोड़ता था, लेकिन दूसरे की कमाई, दूसरे के खून को चूसकर गुजारा करना पसंद नहीं करता था। आत्मरक्षा के लिए वह अपना नेता भी बनाता था, समाज का साधारण संगठन भी करता था, लेकिन चूसने वाले के लिए वहाँ स्थान न था। शिकार अवस्था में मनुष्य पशु पालन की अवस्था में आया। अब भी उसके नायक और शासन खुद अपनी भेड़ और गाय रखते थे। हाँ, अब कभी कभी एक आध भेड़ गाय उसके पास पहुंचने लगी, और इस प्रकार बहुत हल्के रूप में मानसी जोकों का आविर्भाव हुआ। कृषि की अवस्था में पहुंचकर वह नेता और शासकों का प्रभाव और बढ़ा। उन्होंने राजा का रूप धारण करना शुरू किया। यद्यपि पहले समाज की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र और शासन की सुव्यवस्था का भार उन पर सौंप गया था, और उनका पद तभी तक सुरक्षित था जब तक कि उन कार्यों को संचालन की योग्यता उनमें मौजूद रहती। योग्यता द्वारा निर्वाचित राजा भेंट और कर से अधिक धन एकत्र करने में सफल हुआ, और इस प्रकार योग्यता के अतिरिक्त धन की शक्ति उसके हाथ आई। तब जहाँ वह अपने शासक और नेता होने के जरिए लोगों पर प्रभाव डालता था, वहाँ धन का प्रलोभन देकर भी कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकता था। इस तरह वह जहाँ कितने ही अत्याचार भी करने का साहस करता था, वहाँ साथ ही वह भी कोशिश करने लगा कि उसके बाद उसका स्थान उसके लड़के को मिले। शताब्दियों के प्रयत्न से योग्यता का सबसे भाड़ में चला गया, और राजा का ज्येष्ठ संतान राजा बनने लगा। संपूर्ण राज परिवार का खर्च दूसरे के ऊपर लदने लगा। इन जोकों ने यही नहीं की, बल्कि अपनी परवरिश दूसरों की कमाई से चलाना शुरू की। बल्कि कितने ही धरती से धन उपजाने वालों को भी नौकर परिचारक रखकर समाज को उनके श्रम से वंचित रखा। खानदानी राजा तब तक इस प्रकार के शोषण, निठल्लापन और अपनी वासना तृप्ति के लिए तरह तरह की गंदगी फैलाते रहते, जब तक कि जनता को उबते देखकर कोई सेनापति या मंत्री राजा का वध कर नए राजवंश की नींव नहीं डालता। तब से राजा अधिक संपत्ति का स्वामी और गैर जवाबदेह शासक बनने लगा। तब से ये यथा राजा प्रथा तथा प्रजा के अनुसरण करते हुए कितने ही लोग स्वयं भी जोंक बनकर आराम से सुख और चैन की जिंदगी बसर करने लगे। राजा भी प्रलोभन दे देकर उन्हें उसके लिए उत्साहित करते थे। धरती से धन पैदा करने वाले का स्थान समाज में बहुत नीचा हो गया था, और राजा, राजकुमार, पुरोहित, मंत्री, सामंत ही नहीं बल्कि उनके परिचारक भी धन कमाने वालों से अधिक सम्मानित समझे जाते थे। शारीरिक श्रम को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। अब जोकों की एक और श्रेणी भी पैदा हो गई, जो कारीगरों और किसानों द्वारा उत्पादित चीज़ों के क्रय विक्रय का काम करती थी। इन साधारण बनियों ने लाभ वृद्धि के साथ साथ अपने काम को भी अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित किया। इनके बड़े बड़े दल देश के एक कोने से दूसरे
की चीज़ें दूसरे कोने पर पहुंचाने और आंख मूंद कर नफा कमाते थे। राजा राजकुमार के बाद अपनी राज सेवा के उपहार में जिन मंत्रियों और सेना नायकों को बड़ी बड़ी जागीरें मिली, वे भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और इनके बाद नंबर था बनियों का। समाज में अब भी पुराना भाव कभी कभी मौज मारता था। तब के किसान की कमाई को सबसे शुभ कमाई समझा जाता था। राज चाकरी और वाणिज्य को निम्न श्रेणी की जीविका मानते थे। लेकिन दुनिया का सुख और वैभव तो उसी के लिए है जिसके पास धन है, चाहे वह धन किसी भी तरह प्राप्त किया गया हो। राजकार्य और व्यापार की तो बात ही क्या, सूद के लाभ जिसे कि पाप का धन अभी हाल तक समझा जाता रहा, को भी कोई छोड़ने के लिए तैयार न था। सामंत दासों और अर्धदास किसानों को पलटन से खेती कराते तथा कारीगरों से बेगार में चीज़ें तैयार कराते। व्यापारी स्थल और जल मार्ग से व्यापार ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी कुछ कारीगरों को जमा कर उनसे वाणिज्य की कितनी ही चीज़ें भी बनवाते थे। बिना मेहनत की कमाई अब सबसे इज्जत की कमाई हो गई थी। और क्यों न हो, जबकि हजारों बरस से पुरोहित लोग खुद इस लूट के नफ़े से मौज करते आ रहे थे। उन्हीं के हाथ में भरे बुले की व्यवस्था थी। बढ़ते बढ़ते अवस्था जब यहाँ तक पहुँची तो समझा जाने लगा कि राजा अपनी पुरानी तपस्या का उपभोग करने या खुदा की नियामत को हासिल करने के लिए धरती पर आया है। तब बहुत हुआ तो राजवंश के संस्थापक प्रथम व्यक्ति ने कुछ योग्यता का परिचय दिया और उसके उत्तराधिकारी चाहे योग्य हों या अयोग्य, सिर्फ भोग विलास के लिए राज सिंहासन पर बैठते थे। मुफ्त के भोग विलास को देखकर उनके मुंह में पानी न भर आता और उनके लिए वह राजा लोग आपस में लड़ने लगते तो योग्य सेना नायकों का महत्व भरना जरूरी था। फिर उनकी जागीरें बढ़ी और हालात यहाँ तक पहुँची कि राजा सामंतों के हाथ की कठपुतली हो गए। शिकार और कृषि के साथ पहले जोंकों का जन्म होता है। राजशाही युग में उसकी संख्या कुछ बढ़ती है और राजकुमार, राजकर्मचारी, व्यापारी तथा इनके परिचारक जोंकों की श्रेणी में शामिल होकर संख्या को और बढ़ा देते हैं। जब राजा सामंतों के हाथ में की कठपुतली हो जाते हैं, तब सामंतों की स्वेच्छाचारिता का पृष्ठपोषण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसी सामंतशाही के युग में जोकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस युग का अंत होने के समय यूरोप के बनियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का नया मौका मिलता है। वाणिज्य वस्ते लक्ष्मी की कहावत प्रसिद्ध ही है। इंग्लैंड के व्यापारी भी पुर्तगाल, स्पेन आदि के व्यापारियों की देखा देखी दुनिया के दूर दूर देश में व्यापार करने लगे। इंग्लैंड में उनके पास अपार संपत्ति जमा होने लगी। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के व्यापार के संबंध में प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी तो भी धरती का बहुत सा हिस्सा छूटा था और सभी साहसियों के लिए कहीं न कहीं काम का क्षेत्र मौजूद था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के व्यापारियों में अंग्रेजों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके पास दुनिया में सबसे अधिक बाजार थे। उनके माल से भरे जहाज इंग्लैंड से बाजारों को और बाजार से इंग्लैंड को 6-6 महीने चक्कर पहुंचते थे। इस समय की लकड़ी की नाव, जिन्हें पाल और पतवार के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, में यात्रा बड़ी संकट की थी। लेकिन अपार नफे के सामने संकट क्या चीज़ थी। व्यापारियों को सबसे अधिक चिंता थी अधिक से अधिक परिमाण में माल कैसे तैयार हो। इसी समय इंग्लैंड के इंजन का आविष्कार हुआ। भाप से चलित यंत्र अधिक परिमाण में और ज़्यादा तेजी के साथ माल तैयार करने लगा। इंजनों को रेल और जहाज में लगा देने पर लंबी लंबी यात्राएं भी छोटी हो गईं और खतरा तथा स्वतंत्रता भी कम होती गई। यंत्रों के आविष्कार से उनके द्वारा बनी चीज़ों की अपेक्षा हाथ की बनी चीज़ें महंगी पड़ने लगीं और हाथ के कारीगर बेकार होने लगे।
बेकारी से अपितु होकर कारीगरों ने कितने ही कारखानों को तोड़ा, जगह जगह बलवे हुए, लेकिन जब व्यापारियों की शक्ति साधारण नहीं रह गई थी, धन के कारण राज दरबारों में उनका प्रभाव और सम्मान सामंतों की तरह होने लगा था और धन के बल का शासन तंत्र पर अपना अधिकार जमा रहे थे। जिस यंत्र चालित कारखानेदार पूंजीपति के पीछे राज शक्ति थी, उसका मुकाबला ये कारीगर क्या करते। धीरे धीरे उनके बलवे तो ठंडे पड़ गए, जिसमें दमन के अतिरिक्त एक यह भी कारण था कि यांत्रिक कारखाने मुख्यतः इंग्लैंड में ही स्थापित हुए और इंग्लैंड के पास सारी दुनिया का बाजार पड़ा हुआ था। इस प्रकार वहाँ के पूंजीपति सभी कारीगरों को बेकार न करके उन्हें नए नए कारखानों में लगाते जाते थे। जैसे व्यापार चमकता गया, वैसे पूंजीपतियों के पास अपार धनराशि जमा होती गई। वहाँ का राज शासन भी पूंजीपतियों के हाथ चला गया और राजशाही सामंतशाही सरकार की जगह पूंजीवादी सरकार स्थापित हुई। इसका पवित्र कर्तव्य था पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा करना। इस नई आर्थिक व्यवस्था में संसार में तरह तरह की उथल पुथल होने लगी। देश के श्रमिक पूंजीपतियों के अर्थदास बनते गए। जिन दिनों पर पूंजीपतियों का शासन था, वहाँ पर भी उसी स्वार्थ को सामने रखकर काम लिया जाने लगा। इंग्लैंड में सामंतशाही का स्थान पूंजीशाही ने ले लिया था, किंतु हिंदुस्तान में उस वक्त एक तक सामंतशाही ही चल रही थी। तो भी अंग्रेजी पूंजीशाहों ने अपने देश की तरह हिंदुस्तान के सामंतशाही को लुप्त होने नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि यद्यपि सारे भारतवर्ष में अंग्रेजी पूंजीशाही का शासन है और भी भीतर सामंतशाही और रियासतों और बड़ी बड़ी जमींदारियों के रूप में कायम रखा गया। पूंजीवाद मनुष्यों को अर्थदास बनाता है और बराबर बेकारी पैदा करके उन्हें नरक की यातना में ढकेलता है। यह बात तो अब स्पष्ट हो चुकी थी कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाजारों और साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ती यूरोप की राजशक्तियों ने भी यह दिखा दिया कि पूंजीवाद युद्धों का प्रधान कारण है। इसी समय जर्मन में एक विचारक पैदा हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने बतलाया कि बेकारी और युद्ध पूंजीवादी के अनिवार्य परिणाम रहेंगे, बल्कि जितना ही पूंजीवाद की संरक्षता में यंत्रों का उपयोग बढ़ता जाएगा, बेकारी और युद्ध उतना ही भयानक रूप धारण करते जाएंगे। इससे बचने का एक उपाय बतलाया कि साम्यवाद। जर्मनी, फ्रांस, जहाँ भी उसने इन विचारों को प्रकट किया, वहाँ से सरकारें इनके पीछे पड़ गईं। पूंजीपति समझ गए कि साम्यवाद उनकी जड़ काटने के लिए है। उससे तो सारी संपत्ति का मालिक व्यक्ति न होकर समाज रहेगा। उस वक्त हर एक को अपनी योग्यता के मुताबिक काम करना पड़ेगा और आवश्यकता के मुताबिक जीवन सामग्री मिलेगी। सबके लिए उन्नति का मार्ग एक सा खुला रहेगा। कोई किसी को नौकर और दास नहीं रहेगा। भला धनी इसे कब पसंद करने वाले थे, लेकिन अभी तक मार्क्स के विचार सिर्फ हवा में गूंज रहे थे। मजदूरों पर उसका असर बिल्कुल हल्का सा पड़ रहा था, इसलिए पूंजीवादियों का विरोध तेज न था। खास करके जबकि उन्होंने देखा कि एक समय के आग उगलने वाले प्रलोभन को हाथ में आया पाकर वे पूंजीवाद के सहायक बन गए। दुनिया की जोंकों को समझा कि साम्यवाद हमेशा हवा और आसमान की चीज रहेगा, इसे कभी ठोस जमीन पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा। पूंजीवाद के धीरे धीरे मुल्क में बढ़ रहा था। यूरोप में तो उसकी गति बड़ी तेज थी। अंत में सिपाहियों का देश जर्मनी भी उसका बाढ़ से न बच सका, बल्कि प्रतिभाशाली जर्मनी के यंत्रों का आविष्कार और प्रयोग में और भी अधिक योग्यता दिखलाई। पूंजीवाद सरकार ने दांव पेंच लगाकर दुनिया के हिस्से बखरे कर दिए। जर्मनी ने देखा कि उसके लिए तो कहीं जगह नहीं। इसके लिए उसने वर्षों की तैयारी की, क्योंकि वह जानता था कि हथियार के बल पर उसे नया बाजार मिल सकता है। इसी आकांक्षा, इसी तैयारी का परिणाम था 1914 ईस्वी को महायुद्ध।
पूंजीवादी फैक्ट्रियों में गरीबों को खून चूस अस्तित्व न थे। वे बाजार और नफा लूटने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार करना चाहते थे। जो कहते हैं कि महायुद्ध राष्ट्रिया का युवराज की हत्या के कारण हुआ, वे या तो भोले भाले हैं या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। युद्ध हुआ था। जोकों की खून की प्यास के कारण जर्मनी की जोकें परास्त हुई, फ्रांस और इंग्लैंड की जोकें विजयी। इन जोकों की लड़ाई में एक फायदा हुआ कि दुनिया के छठे हिस्से रूस से जोकों का राज उठ गया। अब वहाँ ईमानदारी से कमाकर खाने वालों का राज है। आरंभ में दुनिया की जोकों ने पूरी कोशिश की कि क्या साम्यवादी शासन न होने पाए, लेकिन रूस के मजदूरों और किसानों ने हर तरह की कुर्बानी करके जान पर खेलकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। लेनिन के नायकत्व में स्थापित रूस की साम्यवादी सरकार आज दुनिया की जोकों की आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। सारा पूंजीवादी जगत देख रहा है कि दुनिया के सभी मजदूर किसान रूस की तरह स्नेह भरी निगाह से देखते हैं और उन्हें अंतरप्रेरणा ले रहे हैं। महायुद्ध के अंत में जोकों की रक्त पिपासा के नंगे नाच जो देखकर तथा रूस की क्रांति से प्रभावित होकर यूरोप के कितने ही देशों के मजदूरों ने साम्यवाद का जोर बढ़ा। सामग्री तैयार थी, उनका उपयोग करके वहाँ भी साम्यवाद शासन स्थापित करने के लिए लेनिन समझौतों के नेतृत्व में जिन कमजोर दिल वाले शिक्षित के कंधों पर था, उन्होंने अपना कायरता और कमजोरी को जनता के मत्थे मढ़ा और इस प्रकार श्रमजीवी जागृति का वह वेग विसंखलित हो गया। पूंजीपतियों और अवसरवादियों ने उस अवसर पर फायदा उठाया। पूंजीपति महत्वाकांक्षी साम्यवादी नेताओं, जो कि आपस की होड़ और अनबन के कारण अपने लिए किसी बड़ी चीज का आशा न रखते थे, को आसानी से अपनी ओर मिला सकते थे। उसके लिए सिर्फ दो चीजें ही जरूरी थीं। एक तो आदर्शद्रोही नेता को नेतृत्व दे दिया जाए और उससे पूंजीवाद का कोई नुकसान तो था नहीं, दूसरे उसे थैली से मदद दी जाए। और यह बात भी पूंजीपतियों के लिए कड़वी नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ में सारी की सारी थैली को मजदूर छीन लेने वाले थे। इस प्रकार पूंजीवाद ने नया रूस फासिज्म धारण किया। उससे असली उद्देश्य को छिपाकर सामंतशाह के विनाशक पूंजीवाद के हथकंडे इस्तेमाल किए और राष्ट्रीयता के नाम पर जनता को अपने झंडे के नीचे एकत्रित होने के लिए आह्वान किया। वर्षों से मजदूर और किसान अपने शिक्षित मध्य श्रेणी के साम्यवादी नेताओं की कायरता और विश्वास से तंग आ गए थे। उन्होंने फासिज्म को राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन और संदेशवाहक समझकर मदद दी। इस प्रकार फिर से पूंजीवाद ने अपने को मजबूत किया। शोषकों और शोषितों को कायम रखने वाले फासिज्म श्रमिकों के दुखों को भीतर से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर नजर गड़ाई। इटली में फासिज्म के जन्म का यह इतिहास है। जर्मनी के जोकें भी महायुद्ध में पराजित हुई, लेकिन विजेता कभी यह नहीं चाहते कि पराजित जोकें बिल्कुल नष्ट कर दी जाएं। वह जानते थे कि जर्मनी में जोकों का लोप इंग्लैंड और फ्रांस का पूरा प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें जीते रहने दिया। लड़ाई के बाद जर्मनी के श्रमजीवी भी अपने देश के जोकों के अत्याचार को देखते देखते तंग आ गए थे और अपनी बड़ी जागृति हुई तो भी शब्द के प्रयोग में प्रवीण किंतु मैदान के अत्यंत कायर शिक्षित नेतागण ने उन्हें धोखा दिया और वे स्वर्ण युग को लाने का दिलासा दे देकर दिन बिताते रहे। जोकें इतनी बेवकूफ न थीं, वे अवसर ताक रही थीं कि साम्यवाद इस तरह अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे। उस समय जोकें भी मंसूबे बांध रही थी कि युद्ध के बाद की घटनाओं को देखकर पूंजीवादियों को विश्वास हो गया कि उनके स्वार्थों की रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं श्रमजीवी श्रेणी का हो और जिसके दिल में पूंजीवादी श्रेणी के अस्तित्व की आवश्यकता ठीक जंचती हो। नात्सी ने जर्मनी के जातीय पराभव और अपमान के नाम पर लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया।
पूंजीवादियों ने हिटलर की भूरी कमीज वाले संगठन को दृढ़ करने के लिए अपनी थैली खोल दी। नेताओं के विश्वासघात से पीड़ित और कर्तव्य विमूढ़ श्रमजीवी श्रेणी धीरे धीरे हिटलर के फ्रेम में फंसने लगी। 1933 तक अब उसने अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ली कि शासन की बागडोर उसके हाथ आ गई। हिटलर के शासन के 4 वर्षों 1943 से 1937 के बीच मजदूरों का जीवन वृत्ति जर्मनी में आधी हो गई और पूंजीपति चैन की बांसुरी बजाने लगे, तो भी पूंजीवाद के नए अवतार फासिज्म और नातिज्म श्रमजीवी जनता की आंख से धूल झोंकना अच्छी तरह जानते हैं। हिटलर ने जर्मनी के स्वाभिमान को लौटाने और बेहतर जर्मनी के निर्माण का प्रोग्राम उनके सामने रखा। फ्रांस और इंग्लैंड का पूंजीवादी पूंजीपतियों के व्यक्तिगत स्वार्थ और अदूरदर्शिता के कारण श्रमजीवी जनता को अपनी ओर उतना खींच नहीं सकता था, इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। उधर जर्मनी पूंजीपतियों के स्वार्थ को आंख से ओझल रखकर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जबरदस्त शराब पिला रहा था। दोनों ही तरह जोंकें को स्वार्थ का सवाल था और दोनों तरह की जोंकें अपने अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही थीं। 3 वर्ष की तैयारी के बाद हिटलर ने जर्मन स्वाभिमान लौटाने के लिए सबसे पहले कुछ करना चाहा। जापान ने मंचूरिया को हड़प कर दिखला दिया कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के पूंजीवादी आपस में असहमत और लड़ाई के लिए तैयार नहीं। वह फ्रांस और इंग्लैंड के भीतर मतभेदों को भी जानता था और समझता था कि इंग्लैंड सिर्फ अपनी पगड़ी बचाना चाहता है। यही समझकर 7 मार्च 1936 ईस्वी को हिटलर ने जर्मन फौजें राइनलैंड में उतार दी और फ्रांस तथा इंग्लैंड मुंह ताकते रह गए। 2 बरस 4 दिन बाद, जबकि मुसोलिनी अबिसिनिया में इंग्लैंड के कलई खोल चुका था, 11 मार्च 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। बाहर की जोंकें तिलमिलाकर रह गईं, लेकिन जर्मन जोंकों की प्यास न उतने बुझ सकी तो न जनता को चिरकाल का माखन छोड़ आलू खाने के लिए तैयार रखा जा सकता था। आलू खाने को राजी रखने के लिए न जाने अभी हिटलर को और कितने कांड करने होंगे। 1 अक्टूबर 1938 को हिटलर ने सुडेटेनलैंड को चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया और 14 मार्च 1938 ईस्वी को सारी चेकोस्लोवाकिया को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दुनिया भर की जोंकें अगले युद्ध के लिए जबरदस्त तैयारियां कर चुकी हैं। अगले युद्ध के नरसंहार के सामने पिछला महायुद्ध कोई अस्तित्व नहीं रखेगा। जर्मनी के पास जहां अब 8 करोड़ आदमी जोंकों के लिए नए बाजार कब्जा करने के वास्ते खून बहाने को तैयार हैं, वहां उसने हवाई, सामुद्रिक और स्थानीय युद्धों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र तैयार कर रखे। अब उसके हवाई जहाज़ों की एक चढ़ाई पर 5 करोड़ आबादी की लंदन निर्जन हो सकता है। लड़ाई में मरने वाले सिर्फ सैनिक नहीं रहेंगे, अब तो मरने वालों से अधिक संख्या होगी निरपराध नागरिकों की। कोई बूढ़े बच्चों की परवाह नहीं करेगा। सभी जोंकें बड़े जोश के साथ संसार में प्रलय लाने को तैयारियां कर रही हैं। जिस वक्त मनुष्य जात ने अपने भीतर पहली जोंक पैदा की थी, उस वक्त उसे क्या मालूम था कि जोंकें बढ़कर आज उसे यह दिन दिखाएंगी। इसके विनाश के लिए बिना संसार का कल्याण नहीं, जोंकों तुम्हारी क्षय हो।